नमस्कार दोस्तों, हम अपने मिशन ज्योग्राफी चैनल में आज अपना जो टॉपिक है विशेष रूप से अपन ने जो फर्स्ट ग्रेड के लिए सिलेबस शुरू कर रखा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने जो सिलेबस शुरू कर रखा है, तो उसमें अपन आज लेंगे वायुमंडल में जल की मात्रा। तो आप इसी प्रकार के जो टॉपिक्स है देखने के लिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, विशेष रूप से जो कैंडिडेट है सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं, ज्योग्राफी के सारे टॉपिक आपको यहाँ क्लियर हो जाएंगे। तो आप हमारे मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को जोड़े भी, ताकि हमारा जो मिशन है वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सके। तो आज अपन देखेंगे वायुमंडल में जल की मात्रा। वायुमंडल में जल जो है वो किस रूप में पाया जाता है? तो वायुमंडल में जल आर्द्रता के रूप में पाया जाता है। आर्द्रता के रूप में, जल वाष्प के रूप में इसको अपन कहते हैं कि इस रूप में वायुमंडल में वो पाया जाता है। पहुंचता कैसे है? कई इसके रूप पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे संघनन है, वाष्पीकरण है, कई रूपों में वायुमंडल में जल की मात्रा है वो पहुंचती है और रहती है। ठीक है, तो इसके कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। यदि अपन देखें कि है क्या, कितनी मात्रा अधिक और कम वायुमंडल में होती है, तो यदि अपन देखें तो वायुमंडल के आयतन के 0 से 4% भाग तक जलवाष्प होती है। ठीक है, 0 से 4% तक जलवाष्प होती है। मुख्य रूप से महासागरों पर अधिक जलवाष्प होती है, वह महाद्वीपों पर कम पाई जाती है। इसके अलावा अपन देखें, जैसे मरुस्थलीय भाग होते हैं, वहां पर मरुस्थलों पर कम जलवाष्प होती है। ध्रुवीय प्रदेशों में कम होती है। जहां तापमान ज्यादा होगा, तापमान प्लस जलीय क्षेत्र जहां ज्यादा होगा, विस्तृत जलीय क्षेत्र हो और तापमान अच्छा हो, उन भागों में विशेष रूप से भूमध्य रेखीय महासागर, ठीक है ना, तो इन भागों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर महासागरों के ऊपर अपन देखते हैं कि सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखीय प्रदेश में पड़ती है, तो इस भाग में महासागर गर्म हो जाते हैं, गर्म होकर के और उनसे जो वो वाष्पीकरण जो है वो होता है। माइंड थोड़ा साइड में निकल गया था। वाष्पीकरण होता है, आर्द्रता है वायुमंडल में पहुंचती है। तो ये तापमान पर डिपेंड करता है कि जहां तापमान ज्यादा है वहां पे अधिक वाष्पीकरण होगा, जहां कम है वहां पे कम होगा। ठीक है ना। हम आर्द्रता को यदि लें, ये आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता क्या है? हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। ठीक है ना। अब ये जहां तापमान ज्यादा हो, जो जलीय क्षेत्र ज्यादा हो, वहां अधिक मिलेगी, जहां जलीय क्षेत्र कम हो, स्थलीय ज्यादा हो, वहां कम मिलेगी। तो पृथ्वी पर सभी जगह यह भिन्न भिन्न पाई जाती है, भिन्न भिन्न रूपों में या मात्रा में पाई जाती है। इसके रूप भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मात्रा भी भिन्न भिन्न हो सकती है। रूप के रूप में अपन देखें, कहीं औसांक के रूप में, कहीं औस के रूप में, कहीं तुषार के रूप में, कहीं संघनन के रूप में, बादलों के रूप में, तो कई रूप इसके पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब जो आर्द्रता है उसके मुख्य रूप से 2 प्रकार है। आर्द्रता के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। पहला है
निरपेक्ष आर्द्रता। बहुत बार पूछ लेते हैं कि निरपेक्ष आर्द्रता किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, सिंपल सी बात है, वायुमंडल में पाई जाने वाली जलवाष्प की वास्तविक मात्रा, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो वास्तविक मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प की है उसको अपन किस रूप से देखते हैं, निरपेक्ष आर्द्रता के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। उसे प्रति ग्राम, इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में देखा जाता है। किस रूप में इसको अंकित करते हैं, ग्राम प्रति घन मीटर। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसको किस रूप में मापा जाता है, तो ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो यह है निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है ना। दूसरा इसका जो भाग है वो है सापेक्ष आर्द्रता। एक तो है निरपेक्ष, एक है सापेक्ष। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, यह होती है दिए गए तापमान पर, दिए गए तापमान पर वायुमंडल में पाई, या हवा में कह दो, ठीक है ना, दिए गए तापमान पर हवा में उसकी क्षमता के अनुपात में, यानी उसकी जितनी क्षमता है उसकी तुलना में कह दो, अनुपात में कह दो, उसकी क्षमता के अनुपात या तुलना भी अपन कह सकते, तुलना में पाई जाने वाली आर्द्रता की मात्रा, पाई जाने वाली आर्द्रता की मात्रा क्या कहलाती है, सापेक्ष आर्द्रता। तुलनात्मक है, सापेक्ष का तुलना लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। अन्य डाटाज की यदि अपन बात करते हैं तो निरपेक्ष आंकड़े जो होते हैं, बहुत बार समंक, भूगोल में एक शब्द है समंक डाटा, ठीक है ना। तो समंक जो निरपेक्ष होते हैं उसके लिए आता है कि सीधे आंकड़े, ठीक है ना, सीधे आंकड़ों को निरपेक्ष कहा जाता है, सिंपल सी बात है। और सापेक्ष आंकड़ों की बात आती है तो ये तुलनात्मक आते हैं, तुलनात्मक आंकड़े अपन पढ़ेंगे, भूगोल जो प्रायोगिक है उसके अंदर अपन पढ़ेंगे, अपने सिलेबस में दे रखे हैं, उसमें आंकड़ों की गणना है, इसके अलावा अपने प्रक्षेप है, विभिन्न बिंदु है अपन देखेंगे, मापनी है, तो वहाँ इन सब की अपन चर्चा बारी बारी से करेंगे, ठीक है ना। तो सापेक्ष का मतलब होता है तुलनात्मक, यानी जितना तापमान, एक निश्चित तापमान दे रखा है उसकी तुलना में उस हवा में होनी कितनी चाहिए और है कितनी, तो जितनी है उसको अपन सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है, उसको अपन बोलते हैं सापेक्ष आर्द्रता के रूप में पुकारा जाता है। अगला बिंदु, अगला प्रकार है एक होती है संतृप्त हवा, संतृप्त हवा। सिंपल सी बात, संतृप्त जैसा कि नाम से ही विदित होता है, तृप्त हो जाना। अपन सामान्य जिंदगी में भी इस वर्ड को यूज करते हैं कि हमने भोजन कर लिया, एकदम से तृप्त हो गए जी, पूर्ण रूप से पेट भर के खा लिया होगा, इस तरह की अपने स्थानीय क्षेत्र में बातें चलती रहती है। तो संतृप्त, तृप्त का मतलब होता है हवा की पूरी क्षमता के अनुसार आर्द्रता की मात्रा, आर्द्रता की मात्रा।
अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि अब उस हवा में और अधिक आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, जिसकी क्षमता थी उसके अनुसार, क्षमता जितनी उसकी थी, जितनी आर्द्रता वो ग्रहण कर सकती थी, उतनी हवा के अंदर आर्द्रता आ चुकी है, जलवाष्प आ चुकी है। इससे अधिक वो हवा है आर्द्रता ग्रहण कर नहीं सकती है। इस कंडीशन में हवा संतृप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? हवा संतृप्त हो जाती है। ठीक है ना। हाँ, यह बदल सकती है, संतृप्तता बदल सकती है। बदलती है कब? तापमान कम या अधिक होने पर। बहुत बार तापमान या तो बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, उस कंडीशन में इसकी जो हवा की संतृप्तता है वो कम और अधिक हो जाती है। तापमान कम होता है तो संतृप्तता गिर जाती है, तापमान बढ़ता है तो संतृप्तता भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो संतृप्तता हवा की क्षमता के अनुसार उसमें पाई जाने वाली आर्द्रता की मात्रा, उसको अपन हवा की संतृप्तता कहा जाता है। अब जो संतृप्तता बिंदु है, इस बेस पे यदि अपन देखें तो एक वर्ड आता है औषांक। औषांक, ठीक है ना। औषांक का वर्ड एक मुख्य रूप से देखने को मिलता है संतृप्तता। ठीक है ना। जब हवा देखिए, तापमान संतृप्तता के लिए ऊपर और नीचे हो सकता है, कम या अधिक हो सकता है। ठीक है ना। कम तापमान पर संतृप्तता घट जाएगी, अधिक तापमान पर संतृप्तता बढ़ जाएगी, कम अधिक हो सकता है। तो यहां मैं एक वर्ड लिख रहा हूं औषांक। जब हवा में जिस तापमान पर अब कम अधिक हो सकता है, यह कोई तय नहीं है भाई कितना रहेगा, बल्कि जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे उसका औषांक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसका औषांक कहते हैं। जिस तापमान पर हवा में संतृप्तता आती है उसको उसका औषांक कहा जाता है। अब चाहे कितनी डिग्री पे आए, मान लेते हैं कि 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था और उसके अनुसार हवा में उतनी आर्द्रता बढ़ गई और हवा संतृप्त हो गई। अब और अधिक वो जलवाष्प धारण कर नहीं सकती है, तो ये 15 डिग्री उसका क्या हो जाएगा? औषांक हो जाएगा। ये तापमान उसका औषांक कहलाएगा। ठीक है ना। अब मान लिया अचानक तापमान बढ़ गया, हवा का तापमान बढ़ा, तो औषांक जो है वो ये नहीं रहेगा, क्योंकि हवा में और जलवाष्प धारण करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो वह संतृप्त नहीं रहेगी, तो इसका औषांक फिर ये नहीं रहेगा, है ना। जिस तापमान पर वो संतृप्तता उसमें आती है उसको अपन औषांक कहते हैं। ठीक है ना। अब ये जलवाष्प है, कैसे वाष्पीकरण कैसे होता है? तो एक वर्ड आता है गुप्त ऊष्मा। ठीक है ना। एक वर्ड आता है गुप्त ऊष्मा। जिस तापमान पर वाष्पीकरण प्रारंभ होता है, जिस तापमान पर जल का वाष्पीकरण प्रारंभ होता है, उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। उसे उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात मान लेते हैं कि 50 डिग्री या 51 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जैसे ही बढ़ा, पानी में वाष्पीकरण शुरू हो गया। जिस अब हवा का तापमान था ये 51 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 51 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाती है? उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये 20 डिग्री पे होता है तो 20 डिग्री उसकी गुप्त ऊष्मा हो जाएगी, 30 पे होता है तो 30 पे हो जाएगी, है ना। जिस तापमान पे वाष्पीकरण शुरू हो जाता है तो उसको अपन उसकी क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये वाष्पीकरण होने के बाद में कल अपन ने इसके बारे में चर्चा भी की थी मैंने, एक होता है संघनन। ठीक है। संघनन
वायुमंडल में जलवाष्प का केंद्रकों के सहारे जल बूंदों के रूप में एकत्रित होना क्या कहलाता है? संघनन। यह प्रक्रिया संघनन कहलाती है। अब वायुमंडल में केंद्रक कौन से होते हैं? देखिए, वायुमंडल में केंद्र कौन से होते हैं? तो ये जो केंद्रक है, अपन ने कल भी मैंने चर्चा की थी कि धरातल से जो ऊपर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। और क्षोभमंडल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वायुमंडल में जितने सारे परिवर्तन होते हैं वो सारे क्षोभमंडल में ही होते हैं। ठीक है ना? तो वायुमंडल में जितने सारे परिवर्तन, जैसे कि बिजली का चमकना, बादल का बनना, संघनन का होना, वर्षा का होना, चक्रवात का आना, सारे परिवर्तन जो वायुमंडलीय है क्षोभमंडल में होते हैं। तो एक निश्चित ऊंचाई पर क्षोभमंडल में तापमान गिरता है, ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंच जाता है। ठीक है ना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही पहुंच जाता है। तो वो तापमान गिरता है, तो उसी के कारण जलवाष्प जो है वो केंद्रकों के सहारे, यानी वायुमंडल में केंद्र क्या होते हैं? धूल के कण, धुएं के कण, ठीक है ना, नमक के कण, ये वायुमंडल ऑलरेडी पाए जाते हैं। तो इनके सहारे, इन कणों के सहारे क्या है? जलवाष्प इकट्ठा हो जाती है। जैसे ये कण था, उसके सहारे जलवाष्प इकट्ठा हो, ये कण था, तो इस प्रकार से जल का बूंदों के रूप में इन केंद्रों के सहारे इकट्ठा होना और विस्तृत आकार बन जाना संघनन कहलाता है। संघनन से इस प्रकार की जो संरचना बनती है वो क्या कहलाती है? बादल कहलाती है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना? तो ये जो धूल धुआं वो इसके कण पाए जाते हैं, इनको संघनन केंद्रक कहते हैं। इनको संघनन केंद्र के रूप में पुकारा जाता है उष्मांक। ठीक है ना? तो उष्मांक मैंने कहा है, जिस हवा, जब हवा में जिस तापमान पर संतृप्त आती है उसका उष्मांक कहते हैं। तो ये प्रमुख बिंदु है वायुमंडल में कि इन रूपों में जो जल है इस रूप में पाया जाता है और उसको इस रूप में देखा जाता है। आगे अपन देखेंगे अगले वीडियो में कि उष्मांक है, गुप्त ऊष्मा है, ये विशेषताएं है वायुमंडल में वाष्पीकरण की। तो उसमें किस रूप में जल है, तो 4 भाग अपन देखेंगे। जैसे ओस, ठीक है ना, वायुमंडल में ओस, अपन वायुमंडल में देखेंगे तुषार, वायुमंडल में देखेंगे कोहरा, और लास्ट में बादल। तो बादलों की चर्चा तो अपन ने पहले कर ली है कि बादलों के प्रकार देख लिए, कैसे बादल बनते हैं वो चीज देख ली, और ये 3 चीजें हैं अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपके पास जैसे नया वीडियो आएगा अपना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल देखें, क्योंकि बहुत सारे आजकल वीडियो चलते हैं कॉमेडी के, तरह तरह के फालतू के वीडियो खूब चलते हैं, लोग खूब इनको एंजॉय करते हैं, देखते हैं। लेकिन हमारा शिक्षा का वीडियो है, आप जरूर देखें, लाभ होगा, जिंदगी बन जाएगी। तो हो सके जहाँ तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।